बातें हम लोग करते हैं कि जो मैशियत है वो बिल्कुल ठीक दुरुस्त से मत चल रही है, लेकिन कुछ अरसे बाद ही हमें फिर आईएमएफ की तरफ देखना पड़ता है कि उनके पास जाएंगे, कोई बेल आउट पैकेज आएगा, कुछ अमदाद होगी, तो फिर हम जो है वो मैशियत को लेकर चलेंगे। मैं समझता हूँ हर मुल्क ने ना दो चीज़ें किसी एक को बेस बना के उसने तरक्की की है, या ज़राअत को बनाया है या इंडस्ट्री को बनाया। बदकिस्मती से ना हम ज़रूरी मुल्क बन सके हैं ना सनती मुल्क बन सके हैं। आप अपनी क्रॉप्स देखें, ज़राअत देखें और दूसरे मुल्कों के साथ कंपेयर करें। जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इस मुल्क के अंदर रोज़गार के मौके फराहम करते हैं, अगर हम उनकी तरफ देखें तो वो बेचारे कहते हैं कि हम टैक्स बहुत ज़्यादा देते हैं। अगर हम सैलरी पर्सनस की तरफ देखें, वो कहते हैं कि टैक्स हम देते हैं। फिर टैक्स चोरी कौन कर रहा है, करप्शन कहाँ पे हो रही है? मैं समझता हूँ हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ ब्यूरोक्रेसी पॉलिसीज़ बनाती हैं और ब्यूरोक्रेसी इनको इम्प्लीमेंट कर रही होती है। ये चैम्बर्स क्यों नहीं आ गए थे? हालांकि बिजनेस कम्युनिटी तो इनके साथ जुड़ी है। साहब आपके सवाल में जवाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर हम माइशियत की बात करें और देखें, हालात देखें, तो दोनों जानिब जो है वो ज़रा हमें मुतज़ाद चीज़ें नज़र आती हैं। एक जानिब तो दावे किए जाते हैं कि बहुत अच्छी मैशियत और आने वाला वक्त बड़ा सुनहरी है, आने वाले वक्त की उम्मीद पे हम मेहनत भी कर रहे हैं। हमारी ताजर बरादरी जो है वो भी अपनी मुकम्मल कोशिश, दिन दुगनी रात चुगनी जो आप कह लें मेहनत की जा रही है कि तरक्की हो, मैशियत का पहिया जो है वो चले। लेकिन अगर हम मौजूदा हालात को देखें तो फिर मामलात इस कदर खौफनाक नज़र आते हैं कि एक आम आदमी के लिए हमें कहीं पर रिलीफ जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आता। इसी तमाम हवालों पर और मैशियत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महमूद गजनवी, चेयरमैन प्याफ। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। सर, सबसे पहला सवाल, बातें हम लोग करते हैं कि जो मैशियत है वो बिल्कुल ठीक दुरुस्त से मत चल रही है, लेकिन कुछ अरसे बाद ही हमें फिर आईएमएफ की तरफ देखना पड़ता है कि उनके पास जाएंगे, कोई बेल आउट पैकेज आएगा, कुछ अमदाद होगी, तो फिर हम जो है वो मैशियत को लेकर चलेंगे। ये तज़ाद क्यों है? एक जानिब हम दावे कर रहे हैं, दूसरी जानिब हम जो है वो गैरों के मुंतज़िर हैं कि कोई आएगा वो मदद करेगा तो फिर हम इस मुल्क का पहिया चला सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदर साहब। मैं समझता हूँ हर मुल्क ने ना दो चीज़ें किसी एक को बेस बना के उसने तरक्की की है, या ज़राअत को बनाया है या इंडस्ट्री को बनाया। बदकिस्मती से ना हम ज़रूरी मुल्क बन सके हैं ना सनती मुल्क बन सके हैं। आप अपनी क्रॉप्स देखें, ज़राअत देखें और दूसरे मुल्कों के साथ कंपेयर करें। आज भी जो पर यील्ड है फी एकड़ वो उस लेवल पे नहीं है। ना हम कोई उसमें कोई एक्सपोर्ट कर सकें हैं ज़राअत में, ना हम ज़रूरी मुल्क बन सके हैं। उसके साथ साथ हम सनती भी नहीं बन सके। आज देखें 75 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को बने हुए, आज तक सनती पॉलिसी हम इस मुल्क को नहीं दे सके हैं। जब तक जहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना हो, आदिल साहब आप किस तरह समझते हैं कि मुल्क सनती तौर पर तरक्की कर सकता है? कोई पॉलिसी नहीं है, कोई हमारा गोल नहीं है, कोई सिस्टम हमने को डेवलप नहीं किया। जहाँ तक आपकी बात है कि आईएमएफ के पास हम क्यों चले जाते हैं, इतने पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। मैं समझता हूँ आज भी बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। हमें चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, हमारा फोकस आज तक टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ नहीं है। पिछले कई सदियों से या पिछले कई दहाइयों से गवर्नमेंट कह रही है कि हम टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे, लेकिन आज तक टैक्स रिफॉर्म्स ना कर सके। हमारा स्लैब बढ़ता चला जाता है जिससे इनपुट या हमारी जो है वो इनकम कम है, लेकिन करप्शन बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे आप इंक्रीज टैरिफ करेंगे इनकम टैक्स नहीं बढ़ेगा, लेकिन करप्शन बढ़ती चली जाती है। सर, टैक्स की अगर बात करें तो ताजर बरादरी को बड़े मसाइल हैं टैक्सेस से, कि उनके ऊपर ड्यूटीज़ जब माल मंगवाया जाता है, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इस मुल्क के अंदर रोज़गार के मौके फराहम करते हैं, अगर हम उनकी तरफ देखें तो वो बेचारे कहते हैं कि हम टैक्स बहुत ज़्यादा देते हैं। अगर हम सैलरी पर्सनस की तरफ देखें, वो कहते हैं कि टैक्स हम देते हैं। फिर टैक्स चोरी कौन कर रहा है, करप्शन कहाँ पे हो रही है? दोनों तबके वो अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त हैं कि टैक्स दिया जा रहा है, टैक्स हम दे रहे हैं। बेसिकली जो ऑलरेडी नेट में है उन्हीं के ऊपर उन्हीं को स्कीज़ किया चला जा रहा है, उन्हीं को टैक्स नेट में ला रहे हैं, उन्हीं को नोटिस आ रहे हैं। जो इतना बड़ा सर्कल है, हमारी अभी भी जो डॉक्यूमेंटेड है
तकरीबन 70% हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। वो जो 20-30% है उन्हीं के ऊपर टैक्स लग रहे हैं, उन्हीं के ऊपर स्लैब बढ़ते चले जा रहे हैं। बेसिकली गवर्नमेंट को चाहिए, FBR को चाहिए कि टैक्स नेट को ब्रॉडन करे और जो पॉलिसीज़ बनती हैं, मैं समझता हूँ हमारी बदकिस्मती है यहाँ ब्यूरोक्रेसी पॉलिसीज़ बनाती हैं और ब्यूरोक्रेसी इनको इम्प्लीमेंट कर रही होती है। बेसिकली पॉलिटिकल लीडरशिप को स्टेक होल्डर के साथ मिलकर ये पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। जब ये पॉलिसीज़ बन जाएं तो फिर ब्यूरोक्रेसी को या FBR को चाहिए कि उसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हिसाब चल रहा है कि वही पॉलिसीज़ बनाते हैं, वही उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। कहीं भी स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। एक मरतबा पॉलिसी बन जाती है, वो जब उसको इन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं वो बिज़नेस फ्रेंडली नहीं होती, जिस वजह से जब भी कोई पॉलिसी बनती है आप देखें बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ बेशुमार किस्म का एक रिएक्शन आता है। वो इसलिए आता है कि जिस वक्त पॉलिसीज़ बन रही होती हैं हमारे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उनके साथ मुशावरत करनी चाहिए, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी हर बंदा, हर ताजर जो है वो टैक्स देना चाहता है। हम लोग ये समझते हैं कि शायद हमारी ब्यूरोक्रेसी या हमारी FBR टैक्स लेना नहीं चाहती। ये इस बहुत बड़ी एक साइकी है जो हमें चेंज करने की ज़रूरत है कि ताजर कहता है टैक्स, हर ताजर टैक्स देना चाहता है। मैं बहुत सारे ऐसे ताजरों को देते हैं, लेकिन टैक्स के हवाले से अगर बात करें तो मुश्किलात इतनी पैदा कर दी गई हैं। अब उसको FBR के चक्कर, फिर रिटर्न्स, फिर दीगर मसाइल, इसके बावजूद भी टैक्स अच्छा खासा, जैसे कह लें बड़ी एक अमाउंट अच्छी खासी इकट्ठी की जाती है। लेकिन जो सवाल आपका जवाब था, जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे चैम्बर्स बड़े मजबूत हैं, जिसमें लाहौर चैम्बर, कराची के चैम्बर, फिर सियालकोट चैम्बर, ये बड़े मजबूत जिसे कह लें मईशत के अंदर बड़ा एक पकड़ है। इन लोगों की क्या आगे है कि क्यों ये खुद आगे नहीं आते, ये चैम्बर्स क्यों नहीं आगे आते? हालांकि बिजनेस कम्युनिटी तो इनके साथ जुड़ी है, क्यों इन रिफॉर्म्स के ऊपर कोई इस तरह का रास्ता लाहेअमल अख्तियार नहीं किया जाता कि हुकूमत के साथ बैठ कर जो है वो मामला तय किए जाएँ? हम देखते हैं कि एक बजट बनता है, उसमें एक सालाना बजट की मैं एक बात कर रहा हूँ, उसमें हमारी ताजर बरादरी को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया जाता है। जब बजट इम्प्लीमेंट होता है तब आकर ताजर बरादरी भी जो है वो एहतजाज करती है, फिर उसके बाद एक नई रिफॉर्म्स का सिलसिला चलता है। आदिल साहब, आपके सवाल में जवाब है। ये हमारे पास आते हैं, चैम्बर्स में आते हैं, हम इनको सजेशंस देते हैं, इनको बताते हैं कि इस तरह इसका बेसिकली जो इस वक्त नट शेल है ना, वो बेस ब्रॉडन होना चाहिए। जो बदकिस्मती है आज तक ये बेस को ब्रॉडन नहीं कर सके। जब तक बेस का ब्रॉडन नहीं होगा आपको टैक्स कलेक्शन नहीं होगी, मुल्क की सनत चलेगी तो ये हुकूमत भी चलेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, टैक्सेस मिलेंगे, हर चीज़ होगा। लेकिन हर डिपार्टमेंट जो है इस मुल्क को, इंडस्ट्री को डिस्करेज करने के लिए है, उनको कहीं प्रमोट करने के लिए, उनके लिए सहूलत पैदा करने के लिए किसी स्टेज में कोई पॉलिसी नहीं बनती। इसलिए हम कहते हैं कि जब ये भी पॉलिसी बने, आप चैम्बर्स आते हैं, चैम्बर्स इनको सजेशंस भी देते हैं, इनको एडवाइस भी करते हैं कि इस तरह करके आप अपना टैक्स को ब्रॉडन करें, टैक्स की टैरिफ को कम करें। और ये सिर्फ टैरिफ बढ़ाते रहते हैं, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, उससे करप्शन बढ़ती है लेकिन टैक्स कलेक्शन कम हो जाती है। तो इसलिए गवर्नमेंट को, FBR को चाहिए कि जब भी कभी कोई पॉलिसी बनाए ये स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें, फिर उसके बाद सर ताजर नहीं बटे हुए हर मामले में। ताजर बरादरी जो है, जहाँ पर मौक़िफ़ एक होना चाहिए, इकट्ठे निकलना चाहिए। एक कोई भी अगर हम तजवीज़ आप ताजर बरादरी देना जा रही है तो अक्सर देखा है कि कोई हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए हड़ताल की कॉल दी जाती है या एहतजाज की कॉल दी जाती है, तो वहाँ पर तकसीम नज़र आती है। नहीं आदिल साहब, आप पेशावर से खैबर तक देखें, तमाम बिज़नेस कम्युनिटी के, वो ट्रेडर हो, इंडस्ट्री वाला हो, होल सेलर हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सबके इश्यूज कॉमन है। हाँ, इलेक्शन के दिनों में थोड़ा बहुत आपस में हो जाता है, लेकिन जहाँ तक हमारे इश्यूज़ हैं वो वही हैं। अब देखें, इस वक्त अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 11% से 8% के ऊपर आएगा, लेकिन इस साल फिर नहीं हो सका। जहाँ पे आपका बिजली के बिलों की आप देखें, वो आप देखें किसी स्टेज पे भी गवर्नमेंट प्रमोट ही नहीं कर रही है। इस पूरे रीजन में हमारा बिजली का बिल सबसे ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स है वो सबसे ज़्यादा है। इस मुल्क में किस तरह इंडस्ट्री लगेगी? फिर बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो सूबाई हैं, जिस तरह एनवायरनमेंट वाला हुआ, लेबर हुआ, सोशल सिक्योरिटी हुआ, इन सब की ऐसी साइकी है
कि वो जब हमारे पास आते हैं, इंडस्ट्री में आते हैं, तो उनका मोटिव कोई सपोर्टिव नहीं होता। वो ऐसे जैसे इस इंडस्ट्री को डिस्करेज करने के लिए आए हैं। इनको अपना एटीट्यूड, इनका स्टेट ऑफ माइंड बदलना पड़ेगा कि हम जब किसी इंडस्ट्री में जाएं, हमारा किरदार एक सपोर्टिव होना चाहिए, डिपार्टमेंट होना चाहिए। आज बदकिस्मती है कि हमारे किसी डिपार्टमेंट का जो है ना, वो जो सपोर्टिव कभी भी नहीं रहा। आजकल तो टिकटॉक की जानिब है कि गए एक अफसर जाता है, वो रोब झाड़ता है और फिर टिकटॉक बन रही है, वीडियो बन रही है, फौरी तौर पे सील के ऑर्डर, चाहे कुछ है या नहीं है, ताकत दिखाई जाती है। अच्छा सर, एक बड़ा मायूस कुन सा सवाल, अयूब खान के बाद अब तक मुल्क में नई इंडस्ट्री नहीं लग पाई जिससे हमारी यूथ, जिसे हम कह लें कि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। वो लोग जो है, पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग बाहर जा रहे हैं, नौजवान बाहर जा रहे हैं, दूसरे ममालिक हमारी यूथ जो एक सरमाया है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए जी, मैं समझता हूँ इस वक्त एक हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है और हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं। जब तक मुल्क के ऊपर सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेकाम कभी भी नहीं आ सकता। अब आप देखें, आपकी स्टॉक एक्सचेंज बहुत बेहतर हुई है। पहले इंडस्ट्री के बारे में कुछ सोचता नहीं था, अब इंडस्ट्रियलिस्ट ने सोचना शुरू कर दिया कि हम लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। ये बहुत ज़रूरी है। आपने सदर अयूब की बात की, उस ज़माने में मुल्क में इस्तेकाम था, लोगों के इंसेंटिव्स थे, इंडस्ट्री लगती चली जा रही थी। वो ज़माना है कि हम कोरिया से भी आगे थे। और 60s में आप देखें कि आपने जर्मनी को लोन दिया था। तो आज हालात देखें, 70 साल के बाद हमें आगे जाने की बजाय हमारी हर लिहाज से इकॉनमी हमारी पीछे चलेगी, हमारी ज़राअत पीछे चली गई। हमारी कॉटन जो कैश क्रॉप कहलाती थी, आज से चंद साल पहले हमारी डबल से ज़्यादा उसकी आउटपुट थी। आज आप देखें, आप कितना क्रॉप, कॉटन की क्रॉप लेते हैं। तो हर उस सेक्टर में हम लोग पीछे आए हैं। मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी को अपना थोड़ा सा स्टेट ऑफ माइंड चेंज करना पड़ेगा। उनका किरदार जो है वो सपोर्टिव होना चाहिए, ताकि वो इंडस्ट्री को, जब तक मुल्क में इंडस्ट्री नहीं लगेगी, गुफ्तगू आप जितनी मर्जी कर लें, जितने मर्जी प्रोग्राम्स कर लें, जितना मर्जी आप प्रोपेगेंडा कर लें, अल्टीमेट जब तक इस मुल्क में इंडस्ट्री नहीं लगेगी, कारोबार नहीं चलेगा, हुकूमत का कारोबार भी नहीं चलेगा। गज़नफ़ी साहब, एक बड़ा इंडस्ट्री की आपने बात की, हम बैरूनी सरमायाकारों को जो है वो दावत देते हैं कि आएँ पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें, वक्त जाते हैं, सरकारी सतह पे भी जाते हैं, लेकिन जो मौजूदा सरमायाकार है, जो मौजूदा यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई भी कारोबारी शख्स है, वो इन हालात से परेशान है। क्या पहले उसको रिलीफ नहीं देना चाहिए, उसको उसके पाँव पे खड़ा किया जाए, ताकि हमें किसी को कहने की ज़रूरत ना पड़े, लोग हालात देखें, इंडस्ट्री की खुशहाली देखकर खुद आकर सरमायाकारी करें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आदिल साहब। हम समझते हैं कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर को आप इतना कुछ तरगीब दे रहे हैं, फ़लाना कुछ कर रहे हैं, इंसेंटिव दे, उसके बावजूद भी नहीं आ रहे। अभी भी पाकिस्तान में या जो बाहर लोग रह रहे हैं, बिलियन ऑफ डॉलर्स उनके पड़े हुए, हम उनकी बजाय अपने लोकल इन्वेस्टर को क्यों नहीं इंसेंटिव देते? उसको क्यों नहीं कहते तुम सनद लगाओ, हम तुमसे नहीं पूछेंगे कि ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई है, किस तरह आई है। उनको इंसेंटिव दें, ताकि कल को जो प्रॉफिट बना रहे होंगे फॉरेन इन्वेस्टर, तो डॉलर की शक्ल में वो बाहर ले जाएगा, लेकिन जो लोकल इन्वेस्टर है उसकी जितना भी प्रॉफिट होगा वो तो इसी मुल्क में रहेगा और वो दोबारा इन्वेस्टमेंट करेगा। मैं समझता हूँ हुकूमत को भी अपनी प्रायोरिटी चेंज करने की ज़रूरत है। वो फॉरेन इन्वेस्टर पे पीछे भागने की बजाय वो लोकल इन्वेस्टर के साथ बैठे, उनको कोई लॉन्ग टर्म किस्म का पैकेज दे, उनको ऐसे इंसेंटिव्स दे ताकि मुल्क में इंडस्ट्री लग सके। जिस तरह देखें, अब आपका ओवरसीज़ जो आ रहे हैं वो रिकॉर्ड टाइम रेमिटेंसेस आ रही हैं, इस वजह से कि गवर्नमेंट ने थोड़ी सी उनको इंसेंटिव दिया है, सहूलत दी है। अयूब के ज़माने में बेशुमार ऐसे इंसेंटिव्स थे। मेरे ख्याल के मुताबिक जो रेमिटेंसीज हैं उनको कोई ना कोई उस किस्म का इंसेंटिव देना चाहिए, जैसे बोनस वाउचर स्कीम होती थी, कुछ और होता था, इसी किस्म के दें, ताकि ये जो अभी हमारी को 35-40 बिलियन डॉलर से 10-15 बिलियन डॉलर बग़ैर हम कुछ किए हुए, सिर्फ अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से हम अपना वो फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा कर सकते हैं। और हुकूमत के इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और ख़ास तौर पर जो लोकल इन्वेस्टर है उनके साथ बैठे, उनको कोई इंसेंटिव दे ताकि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें
और इंडस्ट्री डेफिनेटली करेगी और ज़रूर करेगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, लोकल इन्वेस्टर्स की आपने बात की कि उनको इंसेंटिव दिए जाएं, उनको मौके दिए जाएं, और ये एक बड़ा अच्छा कदम है कि अगर जितने हम दूसरे ममालिक या बैरूनी सरमायाकारी की तरफ मौके फ्राहम कर रहे हैं, अगर उसमें से 20% भी लोकल को मिले तो इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की मैशियत है वो काफ़ी बेहतर होगी। यहाँ पर एक सवाल है कि गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट ला रही है, जिसमें अगर हम अपनी यूथ की बात करें, क्योंकि आज का मसला बेरोज़गारी का जो जिसको फेस करना पड़ रहा है वो हमारी यूथ है, उनके लिए बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आए जा रहे हैं कि स्मॉल इंडस्ट्री लगा लें। लेकिन जब वो इस इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो मसाइल उनको भी यही फेस करने पड़ते हैं। कहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या पॉलिसी साजी जो है वो क्यों इस कदर कमज़ोर है कि अपना भी उस पर यकीन करते हुए घबराता है कोई इन्वेस्टर जो है। अगर वो मिसाल के तौर पे कुछ चंद रुपए भी कहीं पर लगा ले तो इदारे उसके ऊपर आ जाते हैं कि भाई ये तुमने इन्वेस्टमेंट की है, कहाँ से आए, और जो उसके ज़रिए रोज़गार हासिल करते हैं, जो बिज़नेस मिलता है, जो एक मैशियत का पहिया चलता है, उसके बारे में क्यों नहीं देखा जाता? देखिए, मैं तो इस बात का पहले ही आपको जवाब दे चुका हूँ कि जब तक आप एनवायरनमेंट ब्यूरोक्रेसी की साइकी चेंज करेंगी या इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इस मुल्क में अभी भी सबसे मुश्किल काम प्रोडक्शन करना है, इस मुल्क में सबसे मुश्किल काम फैक्ट्री लगाना है। जब तक आप हम बाहर की दुनिया में जब डेलीगेशन के तौर पे जाते हैं या अपने तौर पे हमको विज़िट करते हैं, वहाँ पे जब हम फैक्ट्री वालों से बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे हैं, वो जब हमको इंडस्ट्री लगाने आता है, कोई फूलों का गुलदस्ता लेके आ रहा है, कोई चीज़ लेके आ रहा है, उनका सारों का किरदार एक बड़ा सपोर्टिव किरदार होता है। यहाँ पे बिल्कुल ही उलट है। जहाँ कोई इंडस्ट्री लग जाती है वहाँ कोई ना, डेली कोई ऐसा नहीं होती इंडस्ट्री जहाँ पे कोई किसी डिपार्टमेंट वाला ना आए और वो अजीबो गरीब किस्म की गुफ्तगू चल रही हो। हम देखें, यूथ की आपने बात की, हमारे पास बहुत बड़ी यूथ है। अब ये यूथ कहीं पॉजिटिव होने की बजाय हमारे लिए कोई नेगेटिव इशू ना बन जाए, हमें उनके किसी तरफ करना चाहिए। गवर्नमेंट को मैं शाबाश देता हूँ, आईटी के लेवल पे हुकूमत बहुत काम कर रही है। पिछले 3 महीनों में देखें, हमारी जो तकरीबन $1 बिलियन की एक्सपोर्ट भी बनी है, जो कभी भी नहीं हुआ, और ये इससे कई ज़्यादा होनी चाहिए थी। और इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट भी कर रही है। लेकिन इंडस्ट्री जब तक इस मुल्क में नहीं लगेगी, ना लोगों को रोज़गार मिलेगा, ना मुल्क की इनकम ज़्यादा बढ़ेगी। देखो ना, टैक्सेस से मुल्क की इनकम बनती है, टैक्स आप कहाँ से लगाएंगे? कोई प्रोडक्शन होगी तो टैक्स लगाएंगे ना, वरना तो अब जो तो सैलरीड लोग हैं, आप उन्हीं के ऊपर स्लैब भरते रहेंगे, उन्हीं बेचारे को पीसते रहेंगे। मुल्क में इंडस्ट्री लगे ताकि वो रॉ मटेरियल जब मंगाएं, जब वो फिनिश गुड्स की शक्ल में वो अपनी फैक्ट्रियों से निकलाएं, चीज़ों को प्रोड्यूस करें, उसके ऊपर टैक्स पे करें। इस तरह गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी। आप सिर्फ स्लैब बढ़ाते जा रहे हैं, आप टैक्स का बेस ब्रॉडर नहीं कर रहे, और इसकी इस वक्त अशद ज़रूरत है। और हम सिर्फ नाम तो लेते हैं उसका जवान का और जो यूथ हमारे पास है, लेकिन अमली तौर पे आईटी सेक्टर के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इंडस्ट्री में अभी को लग रही है कि जहाँ पे उनको को रोज़गार मिल सके। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।